Good morning, students. In our last class, we have completed our chapter 3. From today, we are going to start our chapter 4, that is carbon and its compounds, right? So, our chapter 4, that is carbon and its compounds. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में, कार्बन की वैलेंसी के बारे में और कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर जो कंपाउंड्स बनाता है उन कंपाउंड्स के बारे में, राइट। कार्बन जो है वो बाकी एलिमेंट्स से कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है, क्यों कार्बन इतना स्पेशल है कि उसके बारे में हम लोग एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्यों कार्बन और उसके कंपाउंड इतने डिफरेंट हैं बाकी कंपाउंड या एलिमेंट से, राइट। इस चैप्टर में से काफ़ी सारा पार्ट जो है वो ओमिटेड है, राइट। Most of the portion from this chapter has been omitted. Only you have to do the selected things. Only that topics you have to study. That the topics that we are discussing here, वो टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ केवल वही टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में से ओमिट हो चुकी हैं। सो वी आर नॉट सपोज टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स, ओनली द टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो ओमिट नहीं हुए हैं केवल हम उतना पढ़ेंगे इस चैप्टर में से, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स को समझने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। बेसिकली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण होता है, राइट। हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस चैप्टर में कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281, राइट। इसका मतलब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और इसके साथ अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 287, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमने ये भी चीज डिस्कस की थी कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबल होने के लिए। हर एक एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो, राइट। और चूंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं तो सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और क्लोरीन जिसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये दोनों बॉन्ड बनाकर एक कंपाउंड बना लेंगे, दैट इज NaCl, राइट। तो इस तरीके के जो भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्शन होता है उन बॉन्ड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका डोनेशन और एक्सेप्शन हो रहा है तो उस कारण से इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और चूंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं तो इस कारण से इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होंगे, राइट। ऑब्वियसली हाई होंगे क्योंकि उनको मेल्ट या उनको बॉईल करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करें, और चूंकि उनके बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। सो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसा ही एक और बॉन्ड होता है जिसको कि हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
इसी से मिलता जुलता एक और तरीके का बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। एक्चुअली नॉट मिलता जुलता, वी कैन से दैट कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, जबकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एलिमेंट्स में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। इसको समझने से पहले मैं कार्बन के स्ट्रक्चर को समझता हूँ, राइट। तो कार्बन, अगर मैं कार्बन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बेरिलियम बोरोन कार्बन, या कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो 2,4 ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये है न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। देन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं, राइट। तो अब कार्बन स्पेशल इसलिए है क्योंकि, तो कार्बन स्पेशल इसलिए है क्योंकि कार्बन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन दोनों तरीके से बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकता है किसी को और 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले भी सकता है, बट दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, कार्बन अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा, राइट। क्यों स्टेबल नहीं कर पाएगा वो समझते हैं। आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट। मतलब कि 6 पॉजिटिव चार्ज है और 6 न्यूट्रल चार्ज है। तो इन केस अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास प्रोटॉन केवल 6 ही हैं। तो एक 6 प्रोटॉन वाले एटम को 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाना मुश्किल होता है, राइट। और जो कार्बन है वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाता है। और सेम चीज अगर वो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उस कंडीशन में प्रोटॉन के पास कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज, और इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे भी नहीं पाता है, राइट। तो कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे पा रहा है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले पा रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इश्यूज। तो उस कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट और एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, राइट। मतलब कि ना तो ये किसी को डोनेट करेगा ना किसी से एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पास में एक और कार्बन जिसके पास अगेन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक्चुअल में होगा क्या कि कार्बन अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और ए वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों अपने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, राइट। तो इस तरीके से जब एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब कि जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, तो इस तरीके के बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या एक्सेप्शन नहीं होता है, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, राइट। और कार्बन जो है वो कैटायन भी बना सकता है और एनायन भी बना सकता है, बट एक्चुअल में वो दोनों नहीं बनाता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी इश्यूज। क्योंकि अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नेगेटिव चार्ज,
और वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन केवल 6 हैं, तो उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर भी स्टेबिलिटी इश्यूज जो हैं वो आएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन्स के साथ या दूसरे एलिमेंट्स के साथ, राइट। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, आइदर इट कैन बी +4 और इट कैन बी -4 एज वेल, तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, राइट। 4 का मतलब ही होता है टेट्रा, तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है दैट एक्सप्लेन दैट व्हाई द कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो यू शुड नो कि चूंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके पास कैपेसिटी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एज वेल एज 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, दैट इज व्हाई the carbon is tetravalent, right? Now अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कोवैलेंट बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, राइट। हम लोगों ने ये तो समझा कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ व्हाट इज द कंडीशन विथ कोवैलेंट बॉन्ड्स, दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। तो चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण हो रहे हैं, राइट। मतलब कि दो कंपाउंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डोनेशन या एक्सेप्शन जो है वो नहीं हो रहा है, राइट। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़े से वीक बॉन्डिंग होती है और इनको थोड़ी सी एनर्जी अगर हम देते हैं तो उस थोड़ी सी एनर्जी के कारण ये जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, राइट। इट गेट ब्रेक इजीली अगर उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो चूंकि यहाँ पे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलने पर वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो इसीलिए इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते बल्कि ब्रिटल होते हैं, राइट। उनसे बनने वाले कंपाउंड्स काफ़ी ब्रिटल होते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तो दे में गेट ब्रेक इजीली, राइट, वो इजीली टूट जाएंगे। तो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं पहली चीज़ वो ब्रिटल होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं। दूसरी चीज़ उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, राइट। ऑब्वियस ही बात है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा क्योंकि जब उनके बीच का बॉन्ड जो है वो काफ़ी वीक है और चूंकि उनके बीच का बॉन्ड वीक है तो जब हम उनको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो थोड़ी सी एनर्जी के कारण भी उनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और चूंकि उनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है इसका मतलब वो अपने मेल्ट या बॉईल होने लग जाएंगे, राइट। नाउ एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर मॉल्टन स्टेट की बात करूं तो मॉल्टन स्टेट में वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं क्योंकि मॉल्टन स्टेट में वहाँ पे फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और कोवैलेंट बॉन्डिंग के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि उनके बीच का बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा वीक है, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी मिलने के कारण उनके बीच के ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाएंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस बन जाएंगे और जब आयंस बन जाएंगे तो वो उनके फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होगी, राइट।
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्डिंग करता हो, राइट? ऐसे और भी दूसरे कंपाउंड्स हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा स्ट्रांगली कार्बन बॉन्ड बनाता है और जितनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के पास होती है उतनी किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो हाइड्रोजन भी इस तरीके से दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, राइट? किस तरीके से बनाता है वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं वो एक कंप्लीट अलग टॉपिक है। तो दैट द टॉपिक वी शैल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हम समझते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है, दैट इज टू एक्सप्लेन द कोवेलेंट बॉन्ड और टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कार्बन के वो कंपाउंड्स जो कि नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल हैं, राइट? कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरली नेचर में जो अवेलेबल हैं उनको बोला जाता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, राइट? तो कार्बन जो है वो अलग अलग तरीके से बहुत सारे रूप में पाया जाता है। जो हमारा कोयला होता है, राइट, कोक है, कोल है, उन वो सब कार्बन से ही बने हुए हैं। तो बहुत सारे फॉर्म्स में कार्बन जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन को पढ़ने वाले हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में जो डिफरेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। So we should know that what is exactly the difference between the graphite and diamond. डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, मतलब कि कार्बन जो है वो डायमंड के रूप में भी हमको मिलता है, मतलब जो डायमंड है वो दैट इज नथिंग बट वो कार्बन से ही मिलके बना हुआ है, राइट? और ग्रेफाइट भी जो है वो कार्बन का ही एक रूप है। ग्रेफाइट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी पेंसिल होती है, राइट, पेंसिल का वो पार्ट जहाँ से हम लिखते हैं, वो जो अंदर की पार्ट होता है ब्लैक कलर का, दैट इज नथिंग बट द ग्रेफाइट, राइट? तो वो भी कार्बन ही है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के स्ट्रक्चर जो है, डायमंड ऑब्वियसली बात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है, राइट? तो दोनों बन तो एक ही चीज से रही है, फिर दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, राइट? डायमंड जो है स्ट्रॉन्ग या इवन बोल सकता हूं सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट थिंग अगर कुछ है तो दैट इज नथिंग बट द डायमंड, राइट? तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है वो समझते हैं। और हमने तो पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो फिर डायमंड में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कहाँ से आ गई कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ बन गई, राइट? इतनी स्ट्रॉन्ग तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स भी नहीं होते हैं। सो डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो उसको इतना हार्ड बनाता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, राइट? आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4, हर एक कार्बन अपने पास के दूसरे 4 कार्बन्स के साथ कनेक्टेड होता है इस तरीके से। तो हर एक कार्बन जो है वो दूसरे 4 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना देता है, राइट? और चूंकि हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है,
तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, चूंकि कहीं पे भी फ्री कार्बन नहीं है, और इसीलिए क्योंकि कहीं पे भी फ्री कार्बन नहीं है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हर एक कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, तो ग्रेफाइट जो है उसमें हर एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, राइट। ग्रेफाइट के केस में हर एक कार्बन पास के 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है सेम प्लेन में, और यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो फ्री रहती है, और इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ रहती है, और उसमें बॉन्डिंग जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, राइट। इसके अलावा फुलरीन, दो तो हमने फॉर्म्स पढ़ लिए कार्बन के एलोट्रोप्स के, डायमंड और ग्रेफाइट। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है, दैट इज फुलरीन। फुलरीन में एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन बना लेता है। उसका इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट हमको जस्ट पता होना चाहिए कि फुलरीन होता क्या है। तो फुलरीन कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, फुटबॉल के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग जो है वो होती है, राइट। तो ये कुछ एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट बनता है। So today we have discussed about the covalent bonding, also the tetravalency of carbon, कार्बन की tetravalency, covalent bond के की properties, ये सारी चीज़ें important बनेंगी इस चैप्टर में से। So that's all for today's class, students. The further topics we shall discuss in our next class. Thank you.